लक्ष्मी, एक अच्छी खबर है क्या? लक्ष्मी ने पूछा। मैंने अपनी रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। अभी वह 14 साल की ही तो है। चुप रह, ज्यादा जबान न चलाया कर। एक एक करके 4 बेटियां पैदा कर दी और अब मुझे कानून पढ़ा रही है। बैजनाथ अपने भतीजे रमेश के लिए अपनी रीना का हाथ मांग रहे थे। मैंने हाँ कर दी। शाम को 4-5 लोग रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे। रीना को तैयार कर देना। ये पकड़ मिठाई का डब्बा। कैसी बात कह रहे हैं रीना के बापू? कहाँ हमारी नाजुक सी बेटी और कहाँ तुम्हारी उम्र का दुहाजू रमेश। बस अब आगे जबान मत खोलना। आदमी की उम्र नहीं देखी जाती है, उसकी कमाई देखी जाती है। मुंबई में तुम्हारी बेटी राज करेगी। पूरी सब्जी बना लेना, खाना अच्छी तरह बनाना, कुछ गड़बड़ मत करना। रमेश वहाँ टैक्सी चलाता है। 1000 रुपए तो रोज के आसानी से कहीं गए नहीं हैं। वह बता रहा था। शाम को रमेश अपने काका काकी को लेकर आया। लाल चमकीली कड़ी हुई साड़ी, पायल चूड़ी और सोने की अंगूठी पहनाकर रीना की शादी पक्की कर दी। ढोलक पर गीत गाए गए, खाना पीना और रात में शराब का पीना पिलाना भी हुआ। रीना के लिए शादी का मतलब केवल सजना संवरना, बैया साड़ी, चूड़ी, पायल, महावर, सिंदूर, पाउडर और लिपस्टिक था। उसकी निगाहें तो उस सामान से हटकर रमेश की तरफ गई ही नहीं। अम्मा आंसुओं से रोई जा रही थीं। बापू गाली देकर बोल रहे थे, असगुन मना रही है रो रो कर। रीना तो अपनी शादी के बाद मुंबई जाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। उसने जल्दी जल्दी चूड़ियां पहन ली। पाउडर और लिपस्टिक लगाकर वो खुद को बार बार आईने में देख रही थी। तभी रीना की सहेलियां सोनाली और गौरी आ गईं और उसकी साड़ी, पायल और अंगूठी को लालची निगाहों से छू छू कर देखने लगीं। उन लोगों की निगाहों में उसके लिए जलन थी। क्या रीना, अब तू मुंबई में रहेगी? और नहीं तो क्या, मैं वहाँ फिल्म देखने जाऊंगी। रीना दिन रात मुंबई नगरी के ख्वाबों में खोई रहती। कैसा होगा मुंबई शहर? वो तो कभी रेलगाड़ी में भी नहीं बैठी थी, कभी गांव से बाहर ही नहीं गई थी। यहाँ तो उसे हर 2-4 दिन के बाद भूखे पेट सोना पड़ता था। बापू को मजदूरी न मिलती तो रोटी कैसे पकती, या वह शराब पी कर आते तो अम्मा को मारते और गाली देते थे। रोते रोते वह डर के मारे कोने में दुबक कर सो जाती। रीना रंग बिरंगे सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी उसके मन में ख्याल ये आया कि कहीं रमेश भी नशा करके उसे पीटेगा तो नहीं। लेकिन सुखद भविष्य के बारे में सोचकर उसका मन बोला, नहीं नहीं। एक दिन शाम को रीना अपनी सहेली गौरी के पास जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे बाहों में भर लिया। वह घबरा कर चिल्ला पड़ी तो उसने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। रमेश को पहचानकर रीना शर्मा गई थी। गोरा चिट्टा रमेश उसे अच्छा लगा था। टी शर्ट और पैंट पहना हुआ, हाथ में घड़ी बांधे हुए वो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। 8-10 दिन के अंदर ही रीना ब्याह करके रमेश के साथ मुंबई आ गई थी। वह आंखें फाड़ फाड़ कर ऊंची ऊंची इमारतों पर सजी हुई रंग बिरंगी रोशनियों को देखकर हैरानी से भर उठी थी। अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने संजोए हुए रीना अपने घर पहुंची थी। वहां सासू माँ ने उसका आरती करके स्वागत किया था। रमेश की बहू तो सुंदर है, लेकिन उम्र में अभी छोटी है, किसी ने कहा। आसपास की औरतें, बच्चे रीना को झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। सासू माँ ने उसे खाने के लिए पूरी सब्जी और खीर दी थी। रीना को तो शादी बड़ा फायदे का सौदा समझ में आ रहा था। बैया खाना, बैया कपड़े, सजना संवरना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन रात में जब रमेश ने उसके तन को घायल किया तो उसका मन भी घायल हो उठा था। वो तड़प कर चीख उठी थी और सासू माँ के आंचल में आकर दुबक गई थी। अगली सुबह रीना देर तक सोती रही थी। जब उसकी आंखें खुली थीं, तो दिन चढ़ आया था। सासू माँ रमेश को धीरे धीरे कुछ समझा रही थीं। रमेश को देखते ही रीना डर के मारे कांप उठी थी। रात की बातों को याद करके वह घबरा उठी थी। रमेश अपने काम पर चला गया था। सासू माँ ने उसके लिए आलू का पराठा बनाया था। फिर उसे प्यार से समझाने लगी कि शादी का मतलब ही यही होता है, इसलिए रमेश से डरो नहीं, अब वह तुम्हारा पति है। रमेश शाम को घर लौट कर आया
तो रीना के लिए रसगुल्ले लेकर आया। उसने आहिस्ता से रीना की हथेली को चूम लिया था, फिर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। धीरे धीरे रीना को रमेश अच्छा लगने लगा था। उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ से उसके मन में गुदगुदी हो उठती थी। वह रोज ही उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। सासू माँ भी काम पर चली जाती थीं। वे घर का काम करती थीं। झाड़ू बुहार, बर्तन, कपड़ा, सब काम उनके लिए नया नहीं था। एक दिन सुबह ही रमेश ने रीना को कह दिया कि शाम को तैयार रहना, आज तुझे घुमाने ले जाऊंगा। रीना सुबह से ही बहुत खुश थी। रमेश उसे अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाकर जुहू चौपाटी लेकर गया। वहाँ लोगों की भीड़ देख ऐसा लग रहा था कि जैसे मेला लगा हो। वहाँ रीना बर्फ का गोला खाकर बहुत खुश हुई थी। सब तरफ लोग कुछ कुछ खा पी रहे थे। उसने तो कभी नदी भी नहीं देखी थी। इतना बड़ा समुद्र देखकर वह हैरानी से भर उठी थी। रमेश ने उसे ठंडी बोतल पिलाई, गोलगप्पे खिलाए। वे दोनों घंटों समुद्र के किनारे बैठे रहे थे। रमेश उसकी हथेलियों को पकड़कर बैठा हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा था। रीना सज-धज कर अपने आप को महारानी से कम नहीं समझती थी। अब वो रमेश के लौटने का इंतजार करती, क्योंकि उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ उसे अच्छी लगती थी। यहाँ पर रीना के घर में गैस का चूल्हा था, टेलीविजन था और पानी ठंडा करने वाली मशीन भी थी। गांव में तो लकड़ी जलाकर रोटी बनाती तो धुएं के मारे रोते रोते उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। जब रीना को अपनी अम्मा की याद आती तो रमेश अपने फोन से अपने बापू से बात करवा देता था। फिर रीना पेट से हो गई थी। सासू माँ भी खुश थी और रमेश भी बहुत खुश था। वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता, कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता, कभी उसे फिल्म दिखाने ले जाता, कभी बाजार ले जाता। वो बहुत खुश थी। सासू माँ भी कोठी से उसके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती। रमेश की एक बात से रीना को गुस्सा आता था कि वो उसे किसी से बात करते हुए नहीं देख पाता था। वो कहीं भी किसी औरत से भी बात करे तो वह नाराज हो जाता था। रीना ने परेशान होकर एक दिन सासू माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि रमेश की पहली बीवी किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर उसके साथ भाग गई थी, इसीलिए वह हर समय उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। समय आने पर रीना छोटी सी उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बन गई। अस्पताल में ऑपरेशन और दवा में काफी खर्चा आया। 2 नन्हे बच्चों के दूध, दवा, डॉक्टर, रोज के खर्चे बहुत बढ़ गए। वो बच्चों के साथ ज्यादा बिजी रहती, कमजोरी के चलते जल्दी थक जाती थी। अब वो रमेश की ओर ध्यान नहीं दे पाती थी। वह बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा था। रीना समझ गई थी कि रमेश शराब पी कर आने लगा है, क्योंकि वह उसके साथ भी जब जाता था तो कुछ चुपचाप से पी कर आता था। जब वो पूछती तो कह देता कि यह उसकी ताकत की दवा है। लेकिन रीना जानती थी कि रमेश शराब पीता है, क्योंकि नशा करने के बाद वह जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता था और अब जबकि वह बच्चों के चलते उसके काबू में नहीं आती तो वह गाली गलौज और उसके कुछ बोलने पर पिटाई करने के लिए हाथ उठाने लगा था। रीना के सपने और खुशियां दफन होने लगी थीं। एक तरफ 2 नन्हे बच्चे तो दूसरी तरफ रमेश का रोज रोज नशा करना। वो कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। पैसे की तंगी होने लगी। घर का माहौल बिगड़ने लगा। लड़ाई झगड़ा, कलह, गाली गलौज और मारपीट रोज की कहानी हो गई थी। एक दिन रमेश नशा करके घर आया तो सासू माँ ने उसे डांटा। उसने बिगड़कर खाने की थाली उठाकर फेंक दी और जब रीना रोने लगी तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया था। टेसुए बहाती है, मेरा पैसा है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। उस दिन रीना को अपनी अम्मा की बहुत याद आई थी। वह तो कह भी नहीं सकती थी कि अम्मा के घर जाना है। वहाँ तो खाने का भी ठिकाना नहीं था। तकरीबन महीना भर हो गया था। रमेश दिन भर घर पर पड़ा रहता और 4 समय खाना मांगता। काम पर क्यों नहीं जाता है? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नशा करने के समय तबीयत ठीक हो जाती है। एक पैसा दे नहीं रहे हो, 4 समय रोटी खाने को चाहिए, कहाँ से आएगी रोटी? मेरी रोटी गिनती है। फिर गाली देते हुए रमेश बोला, तेरे चलते ही मैं बर्बाद हो गया। बैंक वालों की किस्त नहीं दे पाया तो वे लोग मेरा ऑटो रिक्शा उठाकर ले गए।
तुझे खुश करने के लिए कभी सिनेमा ले जाता तो कभी आइसक्रीम खिलाता। आमदनी 98, खर्चा रुपया। बस अब तो ठन ठन गोपाला। रमेश गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से चला गया था। बच्चे 4 साल के हो गए थे, उन्हें स्कूल भेजना था। रीना ने मन ही मन काम करने का निश्चय कर लिया। अब वो रमेश की एक भी न सुनेगी। अगले दिन से ही सोसाइटी में उसे 3 घरों में काम मिल गया था। एक अंकल तो बुजुर्ग थे, वे घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके यहाँ उसे खाना, झाड़ू, बर्तन, कपड़ा सब करना था। उन्होंने 10,000 रुपए महीना देने को बोला तो उसकी तो बाछें खिल गई थीं। इसी तरह से 2 घरों में और उसे काम मिल गया। मुंबई के छोटे छोटे घर, साफ सुथरे, उन घरों में काम करने में उसे मजा आता। अब रीना जितनी देर घर से बाहर रहती, वहाँ के झंझट और कलह क्लेश से दूर रहती। वहाँ जाकर मैडम मान्या के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनको देखकर उसे अपने फटेहाल बच्चे आंखों के सामने घूम जाते। लेकिन रीना चुपचाप अपना काम करती थी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उसके 2 बच्चे हैं, वह चौंक उठी थी। तुम तो लड़की सी लगती हो, तुम्हारे बच्चे हैं। उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी। मैडम मान्या ने अपने कई सूट निकाल कर दे दिए थे। जब बच्चे की बात सुनी तो बच्चे के भी कपड़े दे दिए। अंकल के यहाँ से खाना तय था, वो उसके बच्चों के काम आता। महीने भर में ही रीना की हालत सुधर गई। अब उसने रमेश की फिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया। उन दोनों के बीच बस अब एक ही रिश्ता बचा था। वो नशे में उसके शरीर पर टूट पड़ता और अपनी भूख मिटाकर बेहोशी की नींद सो जाता। अब वो रमेश को एक देही समझती। उसके मन के कोने में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। रमेश का शराब का चस्का इतना बढ़ गया था कि बक्से, अलमारी में उसका छिपाया हुआ पैसा सब चुरा कर ले गया। रीना ने तकिए के अंदर अपनी सोने की अंगूठी और पायल छिपा कर सिल दी थी। वह भी नशे के लिए रमेश चुरा कर ले गया था। शराब के नशे में रमेश कभी नाली में पड़ा मिलता तो कभी ठेके पर। जब चाल वाले रीना को खबर करते तो वह पकड़कर ले आती। लेकिन अब जब वह गाली देता तो वह भी 4 सुनाती। अगर मारने को वह हाथ उठाता तो वह भी जो हाथ में आता उठाकर मार देती। जिस दिन रीना को पता लगा कि वो उसकी अंगूठी, रुपए, पायल चुरा ले गया है, उस दिन उसने उसे चुन चुन कर गाली दी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। सरिता मैडम बैंक में काम करती थी। उन्होंने रीना का अकाउंट बैंक में खुलवा दिया। उसकी एक रेकरिंग की स्कीम भी चालू करवा दी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके अलावा कपड़े, त्योहार वगैरह अलग मिल जाते थे। अब वो रमेश से नहीं डरती थी और न ही उसकी परवाह करती थी। सोसाइटी में दूसरी बाइयों के साथ खूब बातें होती, सबकी एक सी परेशानी रहती, लेकिन आपस में हंसी मजाक करके सब अपना दिल हल्का कर लेती थीं। वहीं पर रीना की मुलाकात सुनील से हुई थी। वो वहाँ पर प्लम्बर था। छोटी सी आपसी मुस्कान दोस्ती में बदल गई थी। काहे री छमक छल्लो, आज बड़ी सुंदर लग रही हो, सुनील बोला। रीना मुस्कुराकर शर्मा गई। अभी वह 23-24 साल की ही तो थी। उसके मन में भी तो अरमान थे। इधर रमेश की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। उसका लिवर खराब हो रहा था। वो उसके लिए दवा ले आती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। रीना और सासू माँ दोनों मिलकर रमेश को नशा मुक्ति सेंटर ले गईं। सुनील ने बताया था कि पहले वह भी शराब पीने लगा था, लेकिन वहाँ से इलाज कराकर ठीक हो गया। रमेश भी वहाँ भर्ती रहा। उसका नशा छूट भी गया था, लेकिन वहाँ से लौटकर आते ही उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। अब उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई थी। रीना रमेश की हरकतों से तंग हो चुकी थी, इसलिए वह अपने काम पर खूब सज-धज कर जाती। सुनील उसके लिए चूड़ी ले आया था। वो पहनकर अपने हाथों को निहारती हुई निकल रही थी। तभी रमेश गाली देते हुए चिल्लाया, काम पर जाती है कि अपने यार से मिलने जाती है? ऐसे सज-धज कर निकलती है जैसे मेला देखने जा रही हो। काहे गाली दे रहे हो? मुझे भर भर हाथ चूड़ी अच्छी लगती है तो पहनती हो, काहे को गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे नाम की ही तो चूड़ी पहनती हूँ। इतना कहकर रीना जल्दी जल्दी अपने काम पर जाते के लिए निकल पड़ी थी। चाल में आते जाते अखिल मिल जाता था।
वो भी देवर बनकर उससे हंसी मजाक करता। पहले तो रमेश के डर से रीना बाहर निकलती ही नहीं थी। अब वो आराम से उससे भी बात करती। भाभी जी, बड़ी लाइट मार रही हो, अखिल बोला। तारीफ भला किसे नहीं पसंद। वो भी उसके समय से ही निकलती। वो रमेश के सामने भी कई बार उसके घर चाय पीने आ जाता। रमेश भैया, बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी पत्नी मिली, घर भी संभाल रही है और बाहर भी। अखिल जब ये बोलता तब रमेश कुड़कर रह जाता। रीना खूब सज धज कर अपने काम पर जाया करती, जो रमेश को बहुत नागवार गुजरता, लेकिन अब वो उसकी परवाह नहीं करती थी। दूसरा, वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। रमेश अपनी अम्मा से चुपचाप पैसा ले लेता और शराब पी आता। अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। रीना कभी डॉक्टर के हाथ जोड़ती तो अस्पताल भागती। उसे काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैडम से रोज रोज छुट्टी मांगती तो वे चार बातें सुनाती। इधर बच्चों की अलग स्कूल से शिकायत आई थी। रीना तो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने सुनील के सामने अपनी समस्या रखी तो वो पढ़ाने को राजी हो गया। उसने पैसे की बात पूछी तो उसने मना कर दिया। सुनील रोज सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। कभी वह तो कभी सासू माँ सुबह उसको चाय नाश्ता करवा देती। यह आपसी तालमेल अच्छा बन गया था। बच्चों के इम्तिहान में नंबर अच्छे आए तो उसका मन खुश हो गया था। रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो समझ रही थी कि अब रमेश ज्यादा दिन नहीं रहेगा। एक दिन रीना काम पर गई हुई थी, तभी उसके फोन पर खबर आई कि तेरा रमेश हिचकी ले रहा है। वह भागकर घर आई थी। पीछे पीछे सुनील भी आ गया था। रमेश सच में इस दुनिया से विदा हो गया था। फिर शुरू हो गया चाल की औरतों का जुड़ना, रिश्तेदारों का आना और रोना धोना। सासू माँ पछाड़े खा रही थीं। दोनों बच्चे भी पापा पापा कह कर रो रहे थे। सब रीना से रोने को बोल रहे थे, लेकिन उसे रोना ही नहीं आ रहा था। कोई रोने को बोल रहा, कोई चूड़ी तोड़ रहा तो कोई मांग से सिंदूर पोंछ रहा था। रीना मन ही मन सोच रही थी, मैं क्यों रोऊं? चला गया तो अच्छा हुआ। मेरी जान का क्लेश चला गया। कभी चैन नहीं लेने दिया। कभी कोठी के अंकल के साथ नाम जोड़ देता तो कभी सुनील तो कभी अखिल के साथ। जिससे भी मैं दो पल बात करती उसी के साथ रिश्ता जोड़ देता। गाली तो हर समय जबान पर रहती। रमेश की अर्थी उठनी थी, इसलिए पैसे की जरूरत थी। उसने मान्या मैडम को फोन करके बताया था कि उसका आदमी नहीं रहा है, इसलिए पैसे की जरूरत है। सुनील जाकर पैसे ले आया था। रीना मन ही मन सोच रही थी, वाह रे पैसा, जब बच्चा पैदा हुआ था तो ऑपरेशन, दवा के लिए पैसा चाहिए। इंसान की मौत हो गई है तो दाह संस्कार के लिए भी पैसा। रमेश की अर्थी सज चुकी थी। सुनील घर के सदस्य की तरह आगे बढ़कर सारे काम जिम्मेदारी से कर रहा था। सासू माँ और चाल की औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थीं। तीसरे दिन हवन और शांति पाठ होकर शुद्धि हो गई थी। अगली सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकलने लगी, वैसे ही सासू माँ उस पर चिल्ला उठी थी, कैसी लाज शर्म छोड़ दी है। शौक तो मना नहीं रही और देखो तो काम पर जा रही है। ऐसी बेशर्म बेहया औरत तो देखी नहीं। बुआ ने नहले पर दहला मारा था, कैसी सज के जा रही है, किसी के संग नैनमटका करती होगी। इसी बात से रमेश दुखी होकर शराब पीने लगा होगा। रीना अब किसी की परवाह नहीं करती। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हाथों में भर भर चूड़ियां पहनती, पाउडर, लिपस्टिक और बालों में गजरा भी लगाती। देखने वाले उसे देखकर आह भरते, किस पर बिजली गिराने चल दी। अब तो रमेश भी नहीं रहा। किसके लिए ये साज सिंगार करती हो? मैं अपनी खुशी के लिए सजती हूँ। रीना कुछ तो डरो, विधवा हो, विधवा की तरह रहा करो। पीछे से सासू माँ की आवाज थी, पर वो अनसुनी करके चली जाती। सुनील उसके लिए चांदी की झुमकी ले आया था। वह पहनने को बेचैन थी। उसने सासू माँ से कहा, मैडम ने दिवाली के लिए दी है। हाथ में पैसा रहता, रीना तरह तरह की सजने संवरने की चीजें खरीदती और मैडम लोगों के कपड़े भी मिल जाते। उसे बचपन से शौक रंग के कपड़े पसंद थे। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर रही थी। अब उसे न तो सासू माँ के निर्देशों की परवाह थी और न ही चाल वालों के तानों की।
सासू माँ को रमेश का जाना और रीना की मनमानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे कमजोर होती जा रही थीं। एक दिन वे रात में बाथरूम के लिए उठी तो गिर पड़ी। मालूम हुआ कि उन्हें लकवे का अटैक आ गया है। रात में तो किसी तरह बच्चों की मदद से उन्हें चारपाई पर लिटा लिया, लेकिन सुबह जब डॉक्टर बुलाकर सुनील लाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर बेकार हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में सुनील रीना की मदद को आगे आया था। वह भी परेशान था। सोसाइटी की नौकरी छूट गई थी, कहीं रहने का ठिकाना भी नहीं था। उसने उसे अपने घर में रख लिया। वह रिया और सोम को पढ़ाता, घर के लिए साग सब्जी ले आता, सबसे ज्यादा तो सासू माँ के काम में सहारा करता। रीना को उसके रहने से सहूलियत हो गई थी। दोनों के बीच एक अनाम रिश्ता हो गया था। वह पढ़ा लिखा था, नौकरी छूटने के चलते वह ऑटो रिक्शा चलाने लगा था। लोग तरह तरह की बातें बनाते। रीना एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। एक दिन सासू माँ सोई तो सोती रह गई थी। खबर सुनते ही लोगों की भीड़ तरह तरह की कानाफूसी कर रही थी। सासू माँ के जाने का गम रीना सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह रो रो कर बेहाल थी। सुनील ने ही आगे बढ़कर सारा काम किया था। रिश्तेदार चूं चूं कर रहे थे, ये कौन है? दूसरी बिरादरी का है, ये रीना का नया खसम है। इसी के चक्कर में तो रमेश को नशे की लत लग गई थी और सास भी इसी गम में चली गई, कहते हुए रिश्ते की एक नंद रोने का नाटक कर रही थी। रीना के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया था। इतने दिन से सासू माँ खटिया पर सब काम कर रही थी, तो कोई नहीं आया पूछने को कि रीना अम्मा को कैसे संभाल रही हो। सुनील ने उनकी सारी गंदगी साफ की। अम्मा तो उसे आशीर्वाद देते नहीं थकती थीं। आज सब बातें बनाने को खड़े हो गए। सब तरफ सन्नाटा छा गया था। अब रीना को किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। कई दिनों से सुनील अन्ना सा रहता। वह देख रही थी कि वह बच्चों से भी बात नहीं करता। सुबह जल्दी चला जाता और देर रात लौटता। क्यों सुनील, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं, मैं अपने लिए खोली ढूंढ रहा था, पास में मिल नहीं रही थी, इसलिए दूर पर ही लेना पड़ा। आज एडवांस दूंगा। क्यों? यहीं रहो, मुझे सहारा है और बच्चों के भी कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। लोगों की उल्टी सीधी गंदी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता। अब अम्मा भी नहीं रही, मेरा यहाँ क्या काम? लोगों का तो काम है कहना, आज एडवांस मत देना, शाम को बात करेंगे, कहकर रीना अपने काम पर चली गई थी। सुनील अभी लौटा नहीं था। बच्चे सो गए थे। उसने सुहागिनों की तरह अपना 16 श्रृंगार किया था। वही लाल साड़ी पहन ली जो सुनील उसके लिए लाया था। श्रृंगार करके जब आईने में अपने अक्स को देखा तो अपनी सुंदरता पर वो खुद शर्मा उठी थी। तभी आहट हुई थी और सुनील उसको देखता ही रह गया था। रीना ने कांपते हाथों से सिंदूर का डब्बा सुनील की ओर बढ़ा दिया। उस रात वो सुनील की बाहों में खो गई थी। अनाम रिश्ते को एक नाम मिल गया था, प्यार का रिश्ता।